हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का एक और वीडियो। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाली भाषा के बारे में, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो अलग से प्लेलिस्ट है नेट JRF करके, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था। जो पाली की क्रिया रचना थी, जैसे व्याकरण तो है ही उसमें, तो व्याकरण का पार्ट क्या है? क्रिया है। तो जो पाली की क्रिया है ना, क्रियाएं जो हैं वर्ब्स, उससे ही, उन्हीं क्रियाओं से कौन सी क्रियाएं ली गई? हिंदी की क्रियाएं। जैसे फॉर एग्जांपल स्थितः, स्थितः कौन सी भाषा में आ रही है? पाली। तो स्थितः थिय, तो थिय से यहाँ पे क्या लिया गया? था थे थी, जो हमारा क्रिया है हिंदी में। तो था से हिंदी का ये क्रिया एक आया। भवंती, भवंती का मतलब देखिए, अगर हम देखेंगे संस्कृत में तो भवंती यानी होना। ठीक है, तो भवंती उसका क्या लिया गया? जो उसमें था पाली में हुअंत, हुअंत का होता रूप में हिंदी में विकास, यानी भवंत से हुअंत, हुअंत से क्या आया? होता। ओके, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? संस्कृत से ये आया पाली, पाली से फिर क्या आया? ये हिंदी में। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं भवंत संस्कृत वर्ड है, उससे हुअंत, भवंत यानी होना, उसी को भवंत के हिसाब से हुअंत कर लिया पाली में, और पाली से फिर हिंदी में क्या लिया? उसका हुअंत यानी होना, तो होना को यहाँ पे हिंदी में ले लिया गया होता। ऐसे भूतः संस्कृत से फिर हुआ, तो हुआ से ही हुई रूप में हिंदी का ये वर्ड लिया गया क्रिया का। ठीक है, शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ यहाँ पे देखिए। पाल की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द हैं। तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा। तो तद्भव यानी एक तद्भव का मतलब होना, ऑलरेडी वो संस्कृत है, संस्कृत से अगर वो जो चीज़ें अगर उस चीज़ से वो निकल के आ रही है, वो होता है आपका तद्भव। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से ही आया है। ठीक है, और तद्भव क्या होता है? जो किसी शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, तो स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। यथा धन स्त्री, जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल, जैसे धन स्त्री, बप पिता, जैसे हम बोलते हैं ना बाप, फिर उससे बाप हो गया, बप से बाप हो गया, पिता। ठेकनी ढक्कन। ठीक है, ये यथा का मतलब जहाँ जहाँ पे यथा रहा है उसका मतलब क्या होता है? यथा यानी जैसे। तो इस तरीके से स्थानीय व देशी शब्दों का विकास तेज़ी से हुआ। फिर अभी भी हम देखते हैं ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं देशी वर्ड में। ठीक है, प्राकृत, अब ये यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। पहले क्या आई? पाली, उसके बाद क्या आ रहा है? प्राकृत। प्राकृत भाषा का मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन, अच्छा यहाँ पे हमारा जो हम पढ़ रहे थे पाली भाषा का ख़त्म हो गया, अब यहाँ से प्राकृत स्टार्ट हो रहा है, प्राकृत भाषा। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरण में बांट कर रखा है। ठीक है, तो कई सारे व्याकरण, यानी कि जो व्याकरण के विद्वान हैं वो लोग, तो उसके जो प्राकृत के जो विकास है उसकी अवस्थाएं तो किसने लिखी है? किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरण ने 3 चरण में बांट कर रखा है। तो कौन कौन से यहाँ पे चरण है देखिए। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, 3 चरण हो गए। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। तो जो प्राकृत भाषा है ना, ये जनभाषा है, यानी लोगों की भाषा है। नमि साधु ने, एक और पर्सन है, नमि साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? प्राक पूर्व कृतम प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा, जो पहले से है, जब समाज हुआ उस तभी से ये क्या है? प्राकृत भाषा तभी से चली आ रही, जब से इंसान हैं। द्वितीय प्राकृत, यानी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी, यानी कि संस्कृत कैसे हार्ड था, अब उसको सरल करने के लिए प्राकृत भाषा लोगों ने बनाई। हेमचंद्र ने क्या लिखा है? प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भव तत् आगतम वा प्राकृतम, यानी इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा मतलब है, इसका मतलब कि प्रकृति का मूल संस्कृत है, और जो संस्कृत से आगत है, यानी आगत यानी जो संस्कृत से आता है, क्या है? प्रकृति जो है ये प्रकृति यानी प्राकृत जो है वो किसका मूल है? संस्कृत का। प्रकृति का मूल संस्कृत है, यानी प्रकृति कहाँ से आया? संस्कृत से आया है।
और संस्कृत से आया है जो वही प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहते हैं, यानी इसका एक और नाम क्या है, साहित्यिक प्राकृत। एक नाम द्वितीय प्राकृत का साहित्यिक प्राकृत भी है। अब तृतीय प्राकृत का क्या है, प्राकृत के बाद की भाषा, प्राकृत के बाद की भाषा जो है अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। तो अगर देखा जाए तो जो प्राकृत है उसकी प्रथम अवस्था क्या होगी, पाली भाषा। प्राकृत की द्वितीय अवस्था क्या होगा, प्राकृत। और प्राकृत का तृतीय अवस्था क्या होगा यहाँ पे, अपभ्रंश। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए प्राकृत जो ध्वनि, प्राकृत की क्या विशेषता है, जो प्राकृत भाषा है उसकी क्या विशेषता है, तो ध्वनि संरचना संबंधी विशेषता है। अब ध्वनि संरचना कैसी है उसकी, क्या उसकी विशेषता है, तो देखो प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है, पाली के जैसी ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वो इस प्रकार हैं, लेकिन है तो पाली के समान ही, लेकिन जो पाली भाषा से अलग है वो क्या है, पहला तो विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। यानी विसर्ग जो है, विसर्ग यानी समझ रहे हैं ना, तो वो तो पाली भाषा में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ, तो यानी कि विसर्ग तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इस संबंध में एक और क्या विकास हुआ कि विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन उकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वीरह, वीरह से क्या शुरू कर दिया, यानी वीरह तो था, यानी ये देखो यहाँ पे विसर्ग है, तो विसर्गहीन यानी है तो अकारांत, अकारांत है, वीरह अकारांत है, इसे क्या कर दिया, उकारांत में कर दिया, वीरो कर दिया, और विसर्गहीन कर दिया। जो ये अह की मात्रा है उसे ओ की उकारांत में कर दिया, वीरह से वीरो कर दिया। प्रश्न से क्या कर दिया, पन्नो, देव से देवो, यानी ये सब अकारांत जो विसर्ग है वो उसको हटा के उकारांत में कर दिया। दूसरा क्या इसमें डिफरेंस है, देखिए पाली में य, जो य है, व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, यह व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था पाली में, जबकि प्राकृत में प्रायः यह समाप्त होने लगा और उसकी जगह पे क्या करने लगे, ज प्रयुक्त होने लगा। जैसे देखो यस, जैसे हम बोलते हैं ना यशोदा, तो बहुत जगह पे आप देखोगे जसोदा बोलेंगे, जसोदा, जसोदा मैया। ठीक है, अब उनका नाम पूरा क्या है, यशोदा। सेम यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल देखने को मिला, य से ज हो गया और श का स हो गया, है ना। तो यश जस बोलते हैं ना कि भैया मैं बहुत जस नहीं अपजस है, तो अब ये क्या है, जस नहीं था वो यश था, अपजस नहीं था, अपजस नहीं था वो अपयश था। तो इस तरीके से चेंजेस हुआ। तो हमने क्या देखा, य से ज कर दिया, फिर यह, यहाँ पे यह की जगह पे जो कर दिया। जैसे आपने देखा होगा यमुना, यमुना नदी है, उसको क्या कर दिया, जमुना नदी कर दिया, बहुत जगह पे आप सुनोगे। और भी एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में है तो कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। यानी कि जैसे संयुक्त व्यंजन, जैसे आधा च पूरा च, आधा म पूरा म, तो कैसे पढ़ने में लिखने में डिफ़िकल्ट था, उससे भी सरल किया गया। ठीक है, तो प्राकृत में ही पहली बार क्या किया गया है, इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्या कहा जाने लगा, क्षतिपूरक दीर्घीकरण। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, इसके अंतर्गत द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के साथ वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। फॉर एग्जाम्पल मृत्यु, अब उसे क्या बोला जाने लगा, यहाँ पे देखो मृत्यु। अभी मृत्यु क्या है, काफ़ी हार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, आधा त है और यहाँ पे यू है, उसे कर दिया गया मिच। उससे भी इजी क्या किया गया, मीच। जिह्वा, जिह्वा अब हार्ड लग रहा है, उसे कर दिया गया इजी करने के लिए जिह्वा। जिह्वा से भी इजी क्या कर दिया गया, जीभ। और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से इसमें चेंजेस आ रहा है। इसमें क्या कहा गया है, प्राप्त व्यंजन का, यहाँ पे भी ये व्यंजन है, ठीक है, और जो यहाँ पे मतलब जो मूल व्यंजन था उससे बचा के रखा, उसको रखा। जैसे यहाँ पे च, मिच, तो ये जो मेन व्यंजन है वो है, जो बीच वाला हाफ है उसे काट रहे हैं यहाँ पे। जैसे जिह्वा, तो हाफ वाला यहाँ पे कट कर रहे हैं। तभी आचार्य राजशेखर ने क्या बोला,
प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा बोला। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बोलने में लिखने में लोगों को डिफ़िकल्ट था। वो लोग क्या करते हैं, सरलीकरण करने का कोशिश करते हैं हर एक चीज़ में, कि इजी इजी, हर चीज़ में इजी। इस तरीके से हुआ चीज़ें। अब अगर यहाँ पे देखिए तो ये जो वर्ड हमें देखने को मिल रहा है जीव, ये हम आज भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये इसकी वजह से, यानी अगर क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी के विकास में ये हेल्पफुल रहा ना। और इसी से देखो, इसको जब ईजी करने लगे तो वही चीज़ें हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो हिंदी जो हमारी भाषा है इस तरीके से बन गया, वो जो अभी भी हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, यानी ये जो चीज़ है क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण। क्षतिपूरक, क्षतिपूरक यानी जो हाफ हाफ है उसे पूरा कर दो। क्षतिपूरक यानी क्या, जो हाफ हाफ है ना उसे ही पूरा कर दो। हाफ को हटा के पूरा पूरा रखो, कुछ हाफ हाफ मत रखो, पूरा पूरा रखो। तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण, और दीर्घ कर दो, इसे पूरा पूरा कर दो, दीर्घ। अब यहाँ पे भ पूरा कर दिया, ठीक है, तो उसे कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना, हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यही क्षतिपूरक दीर्घीकरण। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी, ऐसा ही होने लगा। व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत में परसर्गों का विकास पाल की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कै, केरक तथा मध्य परसर्ग दिखते हैं, जो आगे चलकर का, के, की और मे के रूप में विकसित हुए। यानी कि जो कै था वही के कर दिया ना, या कै कर दिया, इस तरीके से चीज़ें चेंज किया, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो पाली की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर इसमें चेंजेस हुए और इजी किया गया, और फिर वही काके की और इस तरीके से चीज़ें हमने किस में यूज़ की, अपने हिंदी में, ठीक है। प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ, अब यहाँ पे समझिए। अब फिर क्या होता है कि जो प्राकृत की भाषा है ना, शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या किया गया कि शब्दकोशी प्रवृत्तियों के स्तर पर, ठीक है, शब्दकोश यानी वर्ड्स वोकैबुलरी, शब्दार्थ, शब्द हैं जो, तो उसकी प्रवृत्तियों के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह क्या है, संस्कृत को सरल करने की प्रक्रिया में जो वर्ड्स चेंज हुए थे ना, शब्दों को चेंज किए थे कि भाई संस्कृत से थोड़ा इजी कर दो इसको। इसमें फिर से क्या किया, तत्समीकरण यानी तत्सम करने की प्रवृत्ति फिर इसमें शुरू किया गया, ठीक है। किसमें, प्राकृत भाषा में। पहले तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत से इजी करने के लिए बहुत सारे शब्दों में चेंजेस किए। अब जब चेंजेस किए तो कई सारे शब्द में क्या देखना पड़ा ना, कि साम्य था, वो साम्य यानी एक जैसा था वो। जैसे संस्कृत इंग्लिश में हम देखते हैं कई सारे वर्ड्स एक जैसे ही रहते हैं, स्पेलिंग भी एक जैसी रहती है, उसका मीनिंग से डिफरेंट होता है, और उसका स्पेलिंग सेम रहेगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम रहेगा, पर मीनिंग डिफरेंट रहेगा। उस चीज़ को सही करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, उसमें तत्समीकरण किया। पुनर्तत्समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उइत कर दिया, इन लोगों ने कर दिया था। तो अब उचित और उदित हैं तो बिल्कुल अलग अलग, और दोनों को ही अगर उइत कर दिया तो अब कैसे पता चलेगा इसका है कि इसका है। उचित अगर है तो उचित के लिए यूज़ किया है या उदित के लिए किया है। तो अब अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा, वापस इसमें चेंजेस किए गए। इसी प्रकार अति से अई हो गया, और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। अति से क्या कर दिया था इन लोगों ने, अई कर दिया था, पर अई क्या हुआ, निरर्थक हुआ, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा इसका। तो उससे फिर क्या चेंज करके किया इन्होंने, अति किया। अब अति यानी ज़्यादा, अधिक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शब्दों में फिर से चेंजेस किए गए। तो ये क्या है, प्राकृत की शब्दकोशी प्रवृत्तियाँ हैं। प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है, ठीक है। अब विद्वान देखिए, इसमें भरत मुनि हैं, वर रुचि हैं, हेमचंद्र हैं, चूलिका हैं, ठीक है। तो अब ग्रंथ कौन से हैं, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखे हैं, वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा है, हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखा है, प्राकृत भाषा के बारे में ही है ये सारी चीज़ें। अब भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा है, मुख्य प्राकृत क्या है इसमें, प्राकृत के भेद देखो, मागधी, अवंतिज्जा, प्राच्या, सुरसेनी यानी सुरसेनी वही शौरसेनी, अर्धमागधी यानी बाहलिक, अर्धमागधी बाहलिक अलग अलग है, ठीक है ये, और दाक्षिणात्य यानी महाराष्ट्री, गौण विभाषा, शाबरी, अभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविणी, उद्रजा, वनेचरी, ठीक है, कई सारे हैं।
अब अगर इनमें और इनमें ये देखोगे तो आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हो, पहले तो ये लर्न कर लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी इसका बना सकते हो, इजीली बन जाएगा। और इनका कैसे याद कर सकते हो, इनका बहुत इजी है। जो जो इनका है ना वही वही इनका भी है। आप देखो शौर सेनी इनका भी है, बस आगे प्राकृत लगा देना है। शौर सेनी महाराष्ट्री, वो दाक्षिणात्य को ही महाराष्ट्री बोला है, तो महाराष्ट्री प्राकृत इन्होंने भी किया है। इन्होंने अर्ध मागधी बोला है, इन्होंने मागधी बोला है, ठीक है। एक आपको इनका लर्न करना पड़ेगा, पैशाची वर रुचि का एक पैशाची प्राकृत एक अलग से आप लर्न कर लीजिए। ऐसे अगर कोरिलेट करोगे तो अब इन्होंने चांडाली बोला है। चांडाली अगर हम देखें, चंडाल पिशाच हम एक ही बोलते हैं, सब एक ही चीज़ में हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने चांडाली बोल दिया, इन्होंने पैशाची बोल दिया। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो इनका इनका सेम ही है, कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे याद करके भरत मुनि और वर रुचि का जो है प्राकृत के भेद वो सेम ही है। अब रह गए हेमचंद्र, तो इनका बहुत ईजी है, इनका तो सिर्फ दो ही है। तो इन्होंने बोला है आरशी, आरशी ही क्या है, अर्धमागधी, सेम है, अर्धमागधी इनमें भी है। और इन्होंने जो पैशाची बोला, इन्होंने बोल दिया चूलिका पैशाची। जैसे बोलते हैं चुड़ैल, चुड़ैल पिशाच, वैसे समझ लीजिए चुड़ैल पिशाच। हेमचंद्र ने क्या किया है, प्राकृत के भेद क्या बताया, चुड़ैल पिशाच, तो चूलिका पैशाची। और एक लास्ट जो जो इसके बाद आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ऐसे समझिए कि प्राकृत के बाद ही अपभ्रंश आया ना, तो अपभ्रंश आया। अब चूलिका पैशाची को दंडी ने, जो अलग है, दंडी ने क्या बोला है, भूत भाषा, ऐसे ही समझ लीजिए। चूलिका पैशाची, चूलिका पिशाच क्या है, भूत प्रेत ही है, ऐसा समझिए। तो चूलिका पैशाची को दंडी ने क्या बोला, जो दंड देते हैं भूत पिशाच को। तो ऐसे समझिए कि चूलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, पाणिनि आपको पता है, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने माहेश्वर सूत्र का माहेश्वर सूत्र दिया है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, वो आए, दर्शन दिए, अपना डमरू बजाए, जो जो उससे ध्वनियाँ निकली जितनी उतनी, और कितनी ध्वनियाँ हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो वो उन्होंने उसको संकलित किया और व्याकरण बनाए। अब हमने पढ़ लिया है संस्कृत के बारे में, हमने पढ़ा, फिर हमने देखा पाली, फिर हमने पढ़ा प्राकृत। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपभ्रंश, ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए, आप आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आप कमेंट बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा, तो ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट अलग से बना है, उसमें आप देख सकते हो सारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, ओके।